दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1773 से लेकर 1947 तक जितने भी अधिनियम भारत में आए हैं उनके बारे में, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, 1833, भारत शासन अधिनियम 1858 और 1909, 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935 और अंत में डिस्कस करेंगे 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। साथ में आपको मिलेगा एक प्रैक्टिस सेट। इसी सीरीज़ में आगे मिलेगा आपको एक प्रैक्टिस सेट। आपको इन्हीं क्वेश्चन से, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे देखने को, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम, दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की जैसे एमटीएस, सीएचएसएल या सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको पीडीएफ ही मिलेगी इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, अन्यथा टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए जीएस फाइटर्स के नाम से और उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। देखिए हुआ यूँ था कि बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल का नवाब मीर कासिम और जो मुग़ल सल्तनत थी उसका नवाब कौन था, शाह आलम द्वितीय। इन तीनों को पराजित कर दिया जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा। और यूरोपीय बाकी जो शक्तियाँ थीं जैसे पुर्तगाली, फ्रांसीसी, वो पहले ही वेदरा के युद्ध में 1759 में और 1760 में बांडीवास के युद्ध में इनको पराजित कर चुके थे। यानी कि अंग्रेज़ों के लिए अब बिल्कुल खुला मैदान था भारत पर शासन प्रशासन करने के लिए। यही कारण था कि कंपनी में बहुत सारी बुराइयां पनप चुकी थी। कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपना निजी व्यापार में भी लग गए थे, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा रहे थे, कंपनी के कोई रूल और रेगुलेशन नहीं थे। ऐसी कंडीशन में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सबसे पहली बार यानी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए इस दिशा में उठाया गया कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ती है, यानी कि कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई जाती है, सेंट्रल बॉडी बनाई जाती है जो कंपनी के कार्यों को, कंपनी में शासन प्रशासन से संबंधित जो है उसको कंट्रोल करेगी, ठीक है। बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया है, जो कि वारेन हेस्टिंग। देखो वारेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर थे, मद्रास में अलग गवर्नर थे और बम्बई में अलग थे। अभी क्या किया इन्होंने कि बंगाल के गवर्नर को ही अब गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बम्बई के गवर्नर को कलकत्ता के गवर्नर के अधीन कर दिया, ठीक है। और इस गवर्नर जनरल की हेल्प करने के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया, ठीक। इस अधिनियम के माध्यम से वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कंपनी के व्यापारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। यानी अब कंपनी के जो अधिकारी थे वो ना तो निजी व्यापार कर सकते हैं और ना ही भारतीयों से जो उपहार वगैरह लेते थे वो नहीं ले सकते अब, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर कंट्रोल किया गया। देखिए ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये इंग्लैंड में स्थापित एक बॉडी थी जो कि वहाँ से इस कंपनी को देखती थी, कंपनी के कार्यों पर कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो ये सब हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। आपको बस इतना याद रखना है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला कंपनी के कार्यों पर और कंपनी की मनमानी को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था, ठीक है। चलिए, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कमियां रह गई थी और उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। 1773 की कमियों को दूर करने के लिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया, यानी कि कंपनी के लिए जो रूल और रेगुलेशन बनाएंगे, राजनीतिक कार्य जो अलग होंगे वो अलग थे और जो व्यापारिक जो कार्य थे वो अलग होंगे अब, ठीक है। पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, यानी कि जो क्षेत्र कंपनी के अधीन थे उनको अब ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया, ठीक है। ब्रिटिश सरकार का भारत में कंपनी पर अब पूर्ण नियंत्रण हो चुका था, यानी कि अब कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही शासन था इस पर, इनडायरेक्ट तरीके से। बट हम देखेंगे आगे चलकर वर्ष 1858 का जो एक्ट आता है वहाँ पर कंपनी शासन पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है और भारत का शासन अब सीधे ब्रिटेन के हाथों में, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के हाथों में दे दिया जाता है, ठीक है। कंपनी वहाँ से अब बिल्कुल भी डिमोलिश कर दी जाती है। 1813 का चार्टर एक्ट। देखो हम इनको चार्टर एक्ट क्यों बोलते हैं, जब तक कंपनी का शासन था भारत में, एक प्राइवेट संस्था थी कंपनी। जब भी कोई प्राइवेट संस्था के लिए ऑर्डर इशू किया जाता है उसकी जो है रूल और रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उसको चार्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको,
जैसे मर्चेंट नेवी जो होती है ना, प्राइवेट शिप है, प्राइवेट जहाज़ है जो कोई होता है पानी वाला शिप, तो उसके लिए जो मेंटेनेंस होता है ना, जैसे कि उसमें कितने वर्कर हैं, कितने पायलट हैं, क्या सामान है, कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, इन सभी का ब्यौरा होता है एक चार्टर उसमें। ठीक है, एक चार्टर लेटर होता है, उसमें होता है ये सारा का सारा सामान। ठीक है, ब्यौरा। और उसमें जो भी सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, जैसे कि जो सिक्योरिटी करते हैं उस माल की, उसको बोलते हैं चार्टर पार्टी। ठीक है, तो उसी तरीके से इसको ध्यान रखिए, कंपनी चूंकि एक प्राइवेट संस्था थी, उसके रूल और रेगुलेशन के लिए उसमें कौन सीनियर कौन जूनियर है वो सारा ब्यौरा उसमें होता है। तो इसीलिए इसको चार्टर एक्ट कहा गया, यानी कंपनी जो है प्राइवेट अथॉरिटी के लिए इशू किया गया ऑर्डर्स चार्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई थी। हालांकि व्यवस्था की गई थी, बट अगले 10 वर्षों तक 1823 तक ये धनराशि खर्च ही नहीं की गई। मुद्दा ये था कि सिर्फ 1 लाख रुपए में, वो भी सालाना आएंगे, उससे हम किस किस को एजुकेट करेंगे, मुद्दा ये बना हुआ था। और दूसरा मुद्दा था लैंग्वेज का, आखिर हम इनको जो भारतीय हैं उनको इंग्लिश पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि हिंदी या जो नेटिव लैंग्वेज थी भारत की उसमें वो एग्री नहीं थे। ठीक है, आगे चलकर फिर मैकाले म्यूनिट का गठन होता है और मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित प्रावधान कर दिए थे, बट जो हायर एजुकेशन होती है वो कहता है कि वो इंग्लिश में ही दी जानी चाहिए। देखिए, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। देखो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था भारत में, उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का अभी भी एकाधिकार बना हुआ था। ठीक है, तो ये दो प्रोविज़न थे 1813 के चार्टर एक्ट में, 1 लाख रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा के लिए, और दूसरा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देना। ठीक, पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार अभी भी एकाधिकार बना हुआ था कंपनी का। ठीक है, चलिए 1833 का जो एक्ट आया फिर, देखिए 1833 के एक्ट में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था जो शेष रह गया था, यानी भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार जो हो रहा था, अब उसको भी समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, यानी कि अब कंपनी का कार्य केवल और केवल प्रशासनिक कार्य करना था, जबकि वाणिज्यिक कार्य कंपनी का नहीं था, अब प्रशासन संभालना था बस। और इस अधिनियम के माध्यम से गवर्नर जनरल को, अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, और ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे, यानी भारत के पहले गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग, इनको ध्यान रखना आप। चलिए 1853 का अधिनियम देखिए, पहली बार कंपनी के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब जो कंपनी है, देखो अभी भी हमारे यहाँ यही होता है, पार्लियामेंट में देखो विधि कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है, जो है पार्लियामेंट बनाती है। और प्रशासनिक कार्य कौन करता है, प्रशासन से संबंधित अलग अलग बॉडी होती हैं, जैसे सिविल सर्वेंट होते हैं और पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो होता है। यानी कि विधि कोई अलग और बना रहा है और प्रशासन से संबंधित उस विधि को लागू कोई और करवा रहा है, अभी भी ये चीज़ लागू है। ठीक है, यानी कि कंपनी की विधायी शक्ति अलग और प्रशासनिक शक्ति अलग अलग, दोनों सेपरेट कर दी जाती हैं। सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक खुली प्रतियोगिता का प्रारंभ कर दिया जाता है और इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मैकाले समिति का गठन किया गया था। पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया था, इसको भी ध्यान रखना। चलिए 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब देखिए, इसको चार्टर एक्ट क्यों नहीं बोला गया, ये भारत शासन अधिनियम क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का शासन खत्म कर दिया जाता है और भारत पर शासन अब कौन करता है, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट अब इसके लिए रूल और रेगुलेशन बनाती है। ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र जो ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र था उसके लिए। आपको पता होगा सन 1857 में होती है क्रांति, और क्रांति इतनी भयंकर थी कि अंग्रेज़ों को लग चुका था एक वक्त, एक समय तो ये लगा उनको कि अब भारत पर शासन करना बहुत मुश्किल होगा, यानी भारत छोड़ना ही पड़ेगा। बट कुछ देशद्रोही भारतीयों की वजह से अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को बुरी तरह से कुचल दिया। ठीक है, परिणाम यह निकला कि अब अंग्रेज़ों ने सोचा कि भारत पर शासन करना है तो भारतीयों को शासन प्रशासन में इन्वॉल्व करना ही होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। अब भारत का शासन, यानी 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत का जो शासन था वो सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया, यानी कंपनी अब पूरी तरीके से हट चुकी थी। गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर अब वायसराय कर दिया गया, यानी कि 1833 के माध्यम से जो गवर्नर जनरल था भारत का, अब उसका पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कि 1773 में
जो पिट्स इंडिया का एक्ट आया था उसमें गठन किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, और 1784 वाले में बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से किया गया था। इनको अब समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है। एक नए पद भारत का राज्य सचिव का गठन किया गया। देखिए, भारत का राज्य सचिव एक उसी तरीके से था, एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह, जैसे इंग्लैंड के लिए यही ये काम करता हो, ऐसा था ये। ठीक है। और इसके पास पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसमें भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। देखो, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। यानी कि अभी हमने देखा कि 1857 की जो क्रांति होती है उसमें अंग्रेजों को लग चुका था कि अगर भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो भारतीयों को इन्वॉल्व करना ही होगा शासन प्रशासन में। ठीक है। तो यही रीज़न था कि भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में अब भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। ठीक है। और इसी क्रम में कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों को, एक थे बनारस के राजा, दूसरा पटियाला के महाराजा और तीसरा सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। बम्बई और मद्रास को विधायी शक्तियाँ वापस लौटा दी गई। देखो, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, तब बंगाल के साथ साथ बम्बई और मद्रास के जो गवर्नर थे वो भी उसी के अधीन कर दिए गए थे। अब बम्बई और मद्रास को पुनः ये शक्ति वापस कर दी जाती है। ठीक। और इस अधिनियम के माध्यम से विभागीय प्रणाली यानी डिपार्टमेंटल सिस्टम की शुरुआत होती है। वायसराय को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल जाती है और इस अध्यादेश का समय 6 महीने तक था। ठीक है। 1909 का अधिनियम। देखो, केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। पहले केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य थे 16 और अब किए गए इसमें 60। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका आंसर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा होना चाहिए। ठीक है। इस अधिनियम की सबसे महत्वपूर्ण बात थी मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान करना। ठीक, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखना। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, एक संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में यह अधिनियम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, चलिए पढ़ लेते हैं पहले पॉइंट। यह अधिनियम वर्ष 1921 में लागू हुआ और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से इसे जाना जाता है। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान की गई और उन्हें केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया। उन विषयों को और राज्यों के जो विषय थे उनको फिर से दो भागों में डिवाइड किया गया, एक हस्तांतरित और दूसरा आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर जनरल डायरेक्ट एक्शन लेता था और शासन प्रशासन चलाता था उन विषयों से संबंधित, और आरक्षित विषयों पर जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद थी उसकी सहायता से गवर्नर जनरल अपना निर्णय सुनाता था। ठीक है। पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की शुरुआत की गई। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया गया। अब न केवल मुसलमानों को, आपको पता होगा कि 1909 के अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है। और 1919 के अधिनियम से न केवल मुसलमानों को बल्कि सिखों को, भारतीय ईसाइयों को और एंग्लो इंडियंस यानी जो एंग्लो इंडियंस थे उनको भी, और जो यूरोपवासी जो भारत में रह रहे थे उनके लिए भी अलग से एक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था कर दी जाती है। सीमित संख्या में जिनके पास संपत्ति थी, टैक्स देते थे, या जो शिक्षित वर्ग था उनको वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। इस कानून ने लंदन में भारत के लिए एक उच्चायुक्त का सृजन किया। ठीक, यानी कि एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई भारत के लिए इंग्लैंड में। 1919 के अधिनियम के माध्यम से एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसको भी आप ध्यान रखना। इस अधिनियम की जांच होनी थी 10 वर्ष के बाद। और क्या जांच होनी थी कि यह अधिनियम अपने संवैधानिक व्यवस्था स्थापित करने में कितना सफल रहा है, इस चीज़ की जांच होनी थी 10 वर्ष बाद। बट इंग्लैंड में होने थे इलेक्शन, जिस वर्ष 10 वर्ष होने थे, तो उससे 2 वर्ष पहले ही एक कमीशन का गठन कर दिया जाता है 1927 में। और 1928 में यह कमीशन, जिसका नाम था साइमन कमीशन यानी साइमन आयोग, 1928 में भारत आता है। लेकिन इस आयोग में सभी सदस्य अंग्रेज थे और इसीलिए इसको व्हाइट कमीशन बोला गया और साइमन गो बैक के नारों से इसका बहिष्कार किया गया। ठीक है। इस आयोग का उद्देश्य वर्ष 1919 के अधिनियम के तहत भारत में संवैधानिक तंत्र की स्थापना कहाँ तक सफल रही, इसकी जांच करना था। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1930 में सौंपी और इस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए होते हैं गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए
और तीनों गोलमेज सम्मेलन का परिणाम निकलता है वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, एक दूसरे को आप कनेक्ट करके रखोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा याद रखने में, लंबे समय तक आप उसको याद रख सकते हो। जैसे 1919 का अधिनियम जो था उसकी जांच के लिए आयोग बना जिसे साइमन आयोग बोला गया, साइमन कमीशन। ठीक है, उसकी रिपोर्ट आती है 1930 में। उस रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए होते हैं गोलमेज सम्मेलन, और गोलमेज सम्मेलन का जो फाइनल रिजल्ट निकल के आता है वो आता है वर्ष 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके की पॉइंट्स को हम ध्यान रखते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो निःशुल्क। ठीक, देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। इस अधिनियम ने भारतीय संघ की स्थापना की। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, भारतीय संघ यानी फेडरल सिस्टम की स्थापना की 1935 के अधिनियम ने, और समस्त विषयों को, जितने भी विषय थे उनको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डिवाइड किया गया। इनके अलावा जो विषय बच गए थे उनको अवशिष्ट विषय बोला गया, और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का या निर्णय लेने का अधिकार था वायसराय को। ठीक, ध्यान रखना। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। अब इस द्वैध शासन व्यवस्था को प्रांतों से समाप्त कर दिया गया और केंद्र में से लागू कर दिया गया। देखो 1919 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी, और अब प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में उसे लागू कर दिया गया। इसको ध्यान रखना। ठीक है, सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार किया गया। पहले 1909 के अधिनियम में क्या था, केवल मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई। बाद में 1919 के अधिनियम में न केवल मुसलमानों को बल्कि सिखों को, एंग्लो इंडियंस को, यूरोप वासियों को भी जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। अब 1935 के अधिनियम में दलित जातियों को, महिलाओं को, मजदूर वर्गों को भी अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया गया, यानी कि पूरी तरीके से भारत को डिवाइड कर दिया गया पॉलिटिकली। ठीक है, 1858 के द्वारा जो स्थापित भारत परिषद थी उसको 1935 के अधिनियम में समाप्त कर दिया गया। यानी भारत परिषद का गठन किया गया था ना 1858 में, उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। मताधिकार का विस्तार किया गया। हालांकि अभी भी नहीं था सभी को वोट देने का अधिकार, बट ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन को वोट देने का अधिकार था। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आरबीआई की स्थापना किस वर्ष होती है। चलिए, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो कानूनी अधिकार उनको दिया गया। देखो 1919 के अधिनियम में एक संघ लोक सेवा आयोग यानी केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, उसको यहाँ पर एक वैधानिक बना दिया गया। ठीक है, और 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक, चलिए अब आते हैं हम वर्ष 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में। देखिए यहाँ पर हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की है और इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। वर्ष 1947 होना चाहिए, यहाँ पर 7 कर लीजिए। ठीक है, ये मिस्टेक है। यानी 1947 में तो भारतीय स्वतंत्र हुआ था ना, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वर्ष 1947। ठीक है, ये मिस्टेक है, इसके लिए फिर से सॉरी। चलिए कुछ पॉइंट हैं बस, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी मेन जो पॉइंट थे वो 1919 और 1935 के अधिनियम में थे। ठीक है, अगर इन टॉपिक से क्वेश्चन आया तो क्वेश्चन इन्हीं पॉइंट से बन जाएगा और आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये जो बिंदु हैं इसमें टॉपिक्स के अंदर यहीं से क्वेश्चन फंस जाएगा। आप इसकी पीडीएफ निकलवा लीजिए और रिवाइज कर लीजिए 2-3 बार बस। ठीक है, एग्जाम जाने से पहले एक बार और देख लेना, बाकी काम हो जाएगा अगर यहाँ से प्रश्न आया तो। चलिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत से ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। देखो भारत का विभाजन होता है 2 संप्रभु स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्रों में, भारत और पाकिस्तान में। वायसराय का पद अब समाप्त कर दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वायसराय का पद किस अधिनियम के माध्यम से सृजित किया गया था। ये जो नाम है वायसराय, पहले इसका नाम क्या था और किस अधिनियम के माध्यम से वायसराय किया गया। ठीक है, वायसराय का पद समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर गवर्नर जनरल का पद का सृजन किया गया, जिसकी नियुक्ति नए राष्ट्र की कैबिनेट की सिफारिश पर, यानी पाकिस्तान और भारत में जो कैबिनेट थी उसकी सिफारिश पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति होनी थी। ठीक है, और गवर्नर जनरल नियुक्त कौन करता, ये ब्रिटेन के ताज के द्वारा होनी थी बस। उसके अलावा ब्रिटेन का कोई रूल नहीं था भारत पर, ना ही ब्रिटेन के कंट्रोल में था भारत, ना ही पाकिस्तान, कोई भी रूल नहीं था। यानी भारत संप्रभु राष्ट्र बन गया था, यानी अपने आप में वो स्वतंत्र था।
अपने निर्णय, आंतरिक निर्णय, बाहरी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र था भारत। ठीक है, अब इन राष्ट्रों पर ब्रिटेन का कोई भी नियंत्रण नहीं था। ठीक, चलिए ये पढ़े हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक सारे अधिनियम्स। ठीक है, अब आपका नंबर है, आपने कितना समझा है उसको चेक करने का। ठीक है, टेस्ट करने का। चलिए प्रश्न संख्या 1, आपको बताना है वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ठीक है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय क्या महात्मा गांधी थे, या रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, या सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले ऐसे भारतीय थे जो वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल हुए थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। यहाँ पर मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की बात कही गई है। आपके ऑप्शंस हैं भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935 और चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। देखिए चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से तो कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था वो पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन होता है, विलियम बेंटिक। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या होता है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किए जाने की व्यवस्था होती है और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने की भी बात की गई। लेकिन भारत में चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार बना हुआ था, जो कि 1833 के माध्यम से समाप्त हो गया वो भी। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न थे, जैसे एक भारतीय संघ की स्थापना, संघीय राज्य की स्थापना की गई, सभी विषयों को केंद्रीय यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में डिवाइड किया गया और केंद्रीय न्यायालय की स्थापना की गई और भी बहुत सारे प्रोविज़न यहाँ पर किए गए थे। ठीक है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, यानी वर्ष 1909 के अधिनियम ने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। देखो वीडियो को क्वेश्चन पे ही पॉज कीजिए, सबसे पहले खुद से आंसर दीजिए और उसके बाद हमारा आंसर सुन लीजिए। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया था। 10,000 रुपये प्रतिवर्ष, जी नहीं। 50,000 रुपये प्रतिवर्ष, यस या नो, नो। और 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष, यस। भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष की व्यवस्था की गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलिए चौथा प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अभी आपको बताया मैंने, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 के माध्यम से, 33 में जो एक्ट आया था ना, उसके माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक थे। ठीक है, एक ही बंदा था। चलिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ और आपके ऑप्शन यही हैं। आपको बताना है वर्ष 1857 की क्रांति किसके समय में हुई थी, उस समय कौन गवर्नर जनरल था भारत का। ठीक है, अपने आपके ऑप्शंस यही हैं और कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। पांचवा प्रश्न है, किस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया। यहाँ ध्यान रखना, कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको पूर्णतः समाप्त किया, किस अधिनियम के माध्यम से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चार्टर एक्ट 1833 के माध्यम से कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और कंपनी अब शासन प्रशासन से संबंधित कार्य देखने लगी। ठीक है, वह अधिनियम जिसके माध्यम से लगभग 10% भारतीयों को वोट देने का अधिकार मिला। आपको बताना है वह कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम से जो 10% पॉपुलेशन थी उसको वोट देने का अधिकार मिला। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 भारत शासन अधिनियम, यस, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए और 7वां प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू हुआ था। आपके ऑप्शंस 1919 में ही लागू हुआ था या 1923 में, 1921 में या 1926 में। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1921 में लागू होता है भारत शासन अधिनियम 1921। ठीक है, किस अधिनियम के माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। ध्यान रखिए, कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। और आपके ऑप्शंस भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935, यस, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है,
7वां और 8वां हो गया। 9वां प्रश्न है, एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? देखो, संघीय न्यायालय की स्थापना होती है 1935 के अधिनियम से। किस अधिनियम के माध्यम से हुई थी वो आप बताइए, क्योंकि ऑप्शन में अधिनियम दे रखा है। वर्ष 1935 के अधिनियम के द्वारा, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और कब हुई थी? वर्ष 1937 में भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। ठीक है। 10वां प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त कर केंद्र में इसे लागू किया? यानी कि देखो, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, चलिए मैं इनको हटा देता हूँ 2 को। अब आप बताइए। देखो, 1919 के अधिनियम से ना प्रांतों में केंद्रीय, जो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था थी वो लागू हुई थी, बट 1935 के अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया और केंद्र में इसे लागू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, और ये रही आपके 10 क्वेश्चंस की जो अभी प्रैक्टिस किए हैं उनकी आंसर की। आप अपने स्कोर को हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए हमारे साथ। ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अन्यथा टेलीग्राम पर जाकर आप जीएस फाइटर्स सर्च कीजिए, आपको लोगो यही मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।